वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकेंड यूनिट सेकेंड की बात करेंगे जूलॉजी की आज, जिसका एक मेन टॉपिक है एंटीबॉडीज़, जिसको हम हिंदी में प्रतिरक्षी और ग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा इम्यूनोलॉजी पे बनाया हुआ पहला आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बात करी थी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, पहले वो वाला चैनल देख लें। वो वाला वीडियो देखने के बाद आपको एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमने डिवीज़न नहीं पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा, तो हमको HCF और LCM समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देखें और उसके बाद देखें कि एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य रहेगा क्या कि हम एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये एक ही टर्म है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं और एंटीबॉडीज़ क्या हैं। हिंदी में प्रतिरक्षी इनको हम कहते हैं। और अब हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन कि एक्चुअली एंटीबॉडीज़ हैं क्या। तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट यू व्हेन अ पैथोजन एंटर्स योर बॉडी। हमको प्रोटेक्ट करते हैं जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा सेल्स। किसके से बने हुए? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? दे आर टाइप ऑफ वाइट सेल्स। ये वाइट सेल्स की एक टाइप है। और ये कब बनते हैं? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, मतलब कोई भी पैथोजन, कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक बाहर से कोई पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो जीवधारियों के शरीर में किसी रोग अथवा संक्रमण के विरुद्ध उत्पन्न होने वाला रिस्पॉन्स नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो एंटीबॉडी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विदेशी पदार्थ की उपस्थिति के जवाब में निर्मित होता है। जब हमारी बॉडी को पता लग जाता है कोई विदेशी पदार्थ, कोई पैथोजन बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी जो है वो क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आज हम जानेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, इसका शेप वाई शेप है। ये एक वाई शेप का प्रोटीन है। इसमें दो चेन्स होती हैं। दिस वन इज़ हैवी चेन, जो पूरे नीचे तक आई है वाई शेप में, ये हैवी चेन कहलाती है। और ये जो स्मॉल चेन्स हैं जो नीचे तक नहीं आ रही हैं, इनको हम लाइट चेन्स कहते हैं। अब ये दोनों चेन्स जो हैं ये कैसे जुड़ी रहती हैं आपस में? ये आपस में, देखिए यहाँ से जुड़ी रहती हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये जो होता है, ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ से ये किसी बाहरी जब एंटीजन कोई आता है, उसको ये यहाँ से पकड़ लेती है, यहाँ से बाइंड होती हैं। ये देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं इनके, समझ में आ रहा है? अब इसमें दो रीजन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और ये है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। नीचे जो होता है ये होता है कॉन्स्टेंट रीजन। कॉन्स्टेंट रीजन कहलाता है। ये ऐसे ही रहता है सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कॉन्स्टेंट का जो मीनिंग है वही यहाँ पे आप अप्लाई करिए, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। और ये कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ होता है लाइट चेन। ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है। वेरिएबल का मतलब ये चेंज हो जाता है, जैसे एंटीजन को पहचानता है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन्स बाइंड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है। एक हैवी चेन है और ये नीचे वाली लाइट चेन है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो ये होते हैं हमारे, इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए ये वाई शेप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी हुई हैं, 2 हैवी और 2 लाइट। These polypeptide chains consist of 2 identical light chains and 2 identical heavy chains. Identical है, दोनों सेम है।
दोनों जो चेन्स हैं चाहे वो हैवी हो चाहे लाइट हो सेम है, और 2 और 2 यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें हो गई। दीज चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। लाइट और हैवी चेन्स जो हैं ये वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में डिवाइडेड है, और ये जो वेरिएबल रीजन है ये एंटीजन को पहचान के उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट रीजन जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। हैवी चेन्स में 400 एमिनो एसिड्स होते हैं, सॉरी मैं यहाँ वी लगाना भूल गई। तो जो हैवी रीजन है में 400 एमिनो एसिड्स हैं और लाइट चेन में 200 एमिनो एसिड्स हैं। जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर बहुत एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। सॉरी आपके जो टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ के जो टाइप्स हैं इसके बारे में देखिए। अब स्ट्रक्चर्स के बेस पे और एंटीजेनिक नेचर ऑफ हैवी चेन के उस पे एंटीबॉडीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। किस पे? पहले स्ट्रक्चर, फिर उनका एंटीजेनिक नेचर कैसा है, इस बेसिस पे उनको 5 क्लासेस में हमने बांट दिया है। पहला IgG, ये सिर्फ नाम है, उसमें कोई स्पेशल नहीं है। IgA, IgM, IgD एंड IgE। IgG गामा, IgA को हम अल्फ़ा कहते हैं, IgM म्यू और IgD को डेल्टा और IgE एप्सिलॉन। तो इसको हम लोग जब याद करते थे तो इसे ऐसे गेम GEME करके याद कर लेते हैं, ऐसे करके। तो गेम शब्द को याद कर लेते तो हमें ये पांचों डी बीच में आता है, तो गेम याद करते तो हमें पांचों के नाम याद आ जाते हैं, पहले G फिर A M D E। अब ये 5 टाइप्स ऑफ हमारे हो गए एंटीबॉडीज़। अब ये 5 टाइप्स ऑफ जो एंटीबॉडीज़ हैं इसमें फंक्शन क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये हम स्टडी करेंगे। तो पहला हम लेते हैं IgG। ये एक मोनोमर है। मोनोमर का मतलब एक, ये एक सिंगल, इस तरीके से हमारा मोनोमर है, ये हमारा एक सिंगल बना रहा है, एक सिंगल चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इस तरीके से ये सिंगल रहता है हमेशा, मोनोमर है। और इसका क्या काम होता है, ये 80% ऑफ टोटल सीरम, जो हमारे टोटल सीरम का सबसे ज़्यादा जो है 80% इसका यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है सीरम एंटीबॉडी को। ये क्वेश्चन जो है अक्सर आता है, कितना परसेंटेज है सबसे ज़्यादा कौन सा एंटीबॉडी जो होता है वो सीरम में होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 80% ऑफ टोटल सीरम जो है वो IgG बना रहा है। लाइफ स्पैन 7 to 23 डेज़ होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक ये हमारे ब्लड में रहता है। लाइफ स्पैन इज 7 to 23 डेज़। इसको हम मैटरनल एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये मैटरनल एंटीबॉडीज़ को हम क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चंस एम्स में कई बार पूछा गया है। मैटरनल एंटीबॉडी कहते हैं कि सिर्फ यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से, मदर के प्लेसेंटा से और फीटस में जाता है, और जो न्यू बॉर्न होता है उसको इम्यूनिटी प्रदान करता है। सिर्फ एक IgG ही एंटीबॉडी है जो इस तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू और हमारे जो बेबी होता है उसके बॉडी में जाके उसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, इसीलिए कहते हैं गिव्स इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न। और क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, और इसका काम क्या होता है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करके उनको डिस्ट्रॉय करता है, IgG। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है वो है हमारा IgA। अब IgG जो होता है ये डाइमर होता है। डाइमर मतलब डाई का मतलब 2, डाइमर होता है, यानी कि ये देखिए आप इसको, ये 2 इस तरीके से आपके 2 वाई शेप के एंटीबॉडी इस तरीके से जुड़े रहते हैं इसमें, ये जुड़े हुए हैं, ये डाइमर, इट इज़ अ डाइमर। ये डाइमर होता है। लाइफ स्पान जो होता है इसका सिर्फ 5 डेज़ का होता है, ये 5 डेज़ तक ही जीवित रहता है। एंड मेक 6% ऑफ द सीरम एंटीबॉडी, उसका 6% बनाता है। IgG जो था वो कितना 80% बनाता था। प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशंस लाइक टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉम। तो ये हमारी बॉडी में जो जितने सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि हमारे आंसू आते हैं, टीयर्स होते हैं, सलाइवा होता है,
म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम होता है मदर्स फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं उसको, जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। नेक्स्ट आता है IgM। अब ये IgM जो होता है ये पेंटामर है, 1 2 3 4 5, ये 5 एंटीबॉडीज इस तरीके से मिलते हैं और ये बनाते हैं एक पेंटामर। ये देख रहे हैं आप, 5 एंटीबॉडीज 1 2 3 4 5 मिले हुए हैं। एंड इसमें 13% होती है इसकी भागीदारी सीरम एंटीबॉडी में, 30% प्रेजेंट होता है और इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 डेज का ही होता है, 5 डेज तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद आता है हमारा IgD। अब ये IgD क्या करता है, ये भी एक मोनोमर है, मतलब इसमें ये एक ही एंटीबॉडी इस तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ये हैवी चेन और ये लाइट चेन कांस्टेंट रीजन, और ये जहाँ पे एंटीजन के साथ ये एक्टिविटी करता है, यहाँ पे एंटीजन्स आकर के बाइंड होते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स, जो हमारे बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी सरफेस यानी कि ऊपर रीजन पे ये मिलता है हमें। और ओनली 0.2% जो है इसकी भागीदारी रहती है सीरम एंटीजन में, सबसे कम यही रहता है। लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, इनकी लाइफ स्पैन ही बहुत छोटी सी होती है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं 5th नंबर IgE। ये IgE क्या करते हैं, ये भी मोनोमर्स हैं, यानी कि ये इनकी वाई शेप 4 न्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं और ये हैवी चेन, लाइट चेन और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे मोनोमर हैं, इसमें कोई दूसरा टाइमर नहीं है, पॉलीमर्स नहीं है। इनकी कंसंट्रेशन से बहुत लो रहती है। इनको एलर्जिक एंटीबॉडीज़ कहते हैं, यानी कि जब कोई एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें IgE एंटीबॉडीज़ एक्टिव होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी के लिए IgE जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये आखिर ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, आखिर मतलब कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे पैथोजेंस को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस इन 2 वेज। 2 तरीके से ये हमारी बॉडी को, हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला है बायोडायरेक्ट एक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो है ना थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। डायरेक्ट एक्शन कैसे होता है, जो वो हमारा एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यून सिस्टम है, डायरेक्ट एक्शन कैसे लेता है, उसकी भी 4 तरीक़ों से लेता है, 4 प्रकार हैं किस तरीके से वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें है, फर्स्ट है एग्यूलिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड लाइसिस। ये 4 तरीक़ों से जो है हमारे एंटीबॉडीज़ वो ख़त्म कर देते हैं किसी भी पैथोजन को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। एंटीबॉडीज़ एक तरीके से हमारी बॉडी की आर्मी होती है, जिसका काम है इन्वेडर्स को ख़त्म करना, कोई घुसपैठी है उसको ख़त्म कर देना और हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करना। एग्यूलिनेशन में क्या होता है, इन दिस द पैथोजन लाइक बैक्टीरिया विद एन एंटीजन ऑन सरफेस आर हेल्ड टुगेदर इन क्लम्पी वे। तो इसमें देखिए क्या होता है, क्लम्प्स बनाते हैं। ये आया आपका बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, हमारे एंटीबॉडीज निकलते हैं, भाई ये घुसपैठिया है, इसको ख़त्म करना है वरना ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, इससे पहले हम इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो होते हैं हमारे एंटीबॉडीज़ जा कर के इस तरीके से इधर से इनको बाइंड कर देते हैं, यहाँ से ये बाइंडिंग शुरू हो जाती है, इसने बाइंड किया, इधर से बाइंड किया, फिर दूसरा है उसने इसको बाइंड किया, इसने इसको बाइंड किया और इनको एक जगह पे इकट्ठा कर देते, क्लबिंग हो जाती, क्लम्पिंग। यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, इनको ख़त्म कर दिए और ये हमारी बॉडी में आगे फैल नहीं पाते हैं और हमारी बॉडी की सुरक्षा होती है। प्रेसिपिटेशन, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं लाइक टेटनस टॉक्सिन्स, टेटनस के जो टॉक्सिन्स होते हैं दे आर सॉल्युबल एंटीजेंस, और वो कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म में उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलाकर उनको प्रेसिपिटाइज्ड कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एंटीजन सॉल्युबल एंटीजेंस हैं और ये सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ हैं, और इन दोनों को इसने हमारे एंटीबॉडीज़ ने इसको प्रेसिपिटेशन जोन बना दिया, इसको यहाँ पे इसको प्रेसिपिटाइज्ड कर दिया और ये प्रेसिपिटेशन जोन बन गया और इस तरीके से ये पैथोजन जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है
न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो टॉक्सिक साइट होती है एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स, ये बैक्टीरिया हमारे एंटर किया या कोई वायरस एंटर किया तो क्या करती हैं, एंटीजेनिक जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जा कर के सब चिपक गई, जैसे मतलब यहाँ से बाइंडिंग हो गई। ये है ना इनका, ये वेरिएबल जोन है, इसको मैंने बताया था, ये बाइंडिंग जोन होता है जहाँ पे जाके ये एंटीजन से बाइंड करती हैं। अब इन्होंने क्या करा, सब चारों तरफ से इसको एक तरीके से घेर लिया और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये इसका जो है कुछ हमारे बॉडी को नुकसान नहीं कर सकता, ये एक तरीके से ख़त्म हो गया। इसके बाद होता है लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है, ये जो होता है मोस्ट पोटेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये मोस्ट पोटेंट एंटीबॉडीज़ के द्वारा होता है लाइसिस। इसमें जो होता है, इसमें बिल्कुल ही जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना पैथोजन का, किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का, उसको ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये देखिए, ये हमारे एंटर किया किसी पैथोजन ने, ये हमारे एंटीबॉडीज़ आए, इन्होंने पहचाना कि ये जो है ये घुसपैठिया है, ये इन्वेडर है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, अगर हम इसको ख़त्म नहीं करें। लाइसिस डन बाय द मोस्ट पोटेंट एंटीबॉडीज़। ये लोग क्या करते हैं, दे रप्चर्स द सेल मेम्ब्रेन और पूरे पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय रप्चरिंग देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने के बाद, उसको फाड़ने के बाद वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ये आपके शॉर्ट नोट्स में मोस्टली आता है कि एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।